हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर अमल कुमार और आज हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। यह बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट में सेकंड सोशोलॉजिस्ट हैं। पहले हम लोग ऑगस्ट काम्ट को पढ़ चुके हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को जन्म भी दिया और समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को भी बताया। अब उसी से संबंधित एक और समाजशास्त्री हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या, इनका दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि इनके टॉपिक का नाम है सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो दो है लेकिन हम लोग दोनों को पढ़ेंगे और हम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आप जानते ही हैं कि हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ते हैं ताकि यह नोट्स आपको हमेशा काम दे। चूँकि अभी तो आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं बीए में, अगर आपका इन फ्यूचर बनाना है सोशियोलॉजी में तो भी आपको अच्छे से नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कई किताबों का मिक्स करके एक अच्छा-सा छोटा-सा नोट्स मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। हमारा दो टॉपिक रहेगा, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत एवं सामाजिक डार्विनवाद, सोशल इवोल्यूशन और एंड सोशल डार्विनिज्म। तो थोड़ा बेसिक जान लेते हैं आगे हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। ठीक है ना? जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 27 अप्रैल 1820 ईस्वी में इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर हुआ था। स्पेंसर के ऊपर कई लोगों का प्रभाव पड़ा, जिसमें एडम स्मिथ सबसे प्रमुख हैं। एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, यह भी पूछता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, तो ये है एडम स्मिथ की। तथा हस्तक्षेप की नीति ने स्पेंसर को प्रभावित किया तथा स्पेंसर स्वयं हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे। उस उसके बाद स्पेंसर के ऊपर चार्ल्स डार्विन का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, जिसमें उन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत तथा प्राकृतिक पर्यावरण और सर्वोत्तम के उत्तरजीविता के बारे में बताया। इसलिए एक विद्वान जो हक्सले उनका नाम था, उन्होंने स्पेंसर को डार्विन का बुलडॉग कहा था। ठीक है ना, बुलडॉग आप जानते होंगे, एक बहुत ही उत्कृष्ट उन्नत किस्म का एक कुत्ते की एक प्रजाति है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको बुलडॉग कहा था। क्यों? क्योंकि डार्विन की बहुत सारी चीज़ों को स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में अप्लाई कर दिया था। ठीक है, अतः उद्विकास के का जनक, जो उद्विकास का जनक डार्विन है, तो सामाजिक उद्विकास के जनक जो है हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक, अब स्पेंसर के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी देख लेते हैं, चूँकि यह भी आते हैं, आपको कई एग्ज़ामों में यह काम देंगे। आप बीए पढ़ रहे हैं, एमए पढ़ रहे हैं, चूँकि एमए में भी है इनको पढ़ना, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल लेवल हम लोगों का बीए का है। हम लोग एमए का भी क्लास चलाएँगे, करेंगे, तो उसका लेवल अलग रहेगा। ठीक है? तो इनकी सबसे पहली पुस्तक सोशल स्टैटिक्स 1951 में थी। फिर द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1854 में था। फर्स्ट प्रिंसिपल 1862, इसे सिंथेटिक फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है ना? फिर है द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी 1864 में। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी 1873 में। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1875 में। इसे समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। ठीक है ना, समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए समाजशास्त्र पढ़ाना शुरू हुआ है पहली बार 1876 में येल विश्वविद्यालय में, समनर के प्रयासों द्वारा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उससे पहले ये बुक इन्होंने लिख दिया था। ठीक है ना, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है। उसके बाद मैन वर्सेस द स्टेट है। कुछ और भी पुस्तकें हैं जिनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद देखते हैं हम स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है क्या। ठीक है ना, स्पेंसर के अनुसार समाज स्थिर नहीं है, बल्कि समाज के साथ लगातार विकसित होता रहता है। ठीक है ना, सामाजिक उद्विकास की प्रक्रिया में समाज सरल से जटिल, समरूप से विषम रूप और अभाजित से विभाजित अवस्था की ओर बढ़ता है। कहने का कुल मतलब यह है, जब कोई भी समाज या चीज कुछ भी होता है, जब उसके अंदर धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो वो
कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, मतलब जटिलता की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना? जैसे आप देखेंगे, बहुत साधारण किसी इंसान को ही देख लीजिए, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है जब, तो उसके अंदर किसी प्रकार की छल कपट की भावना बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है ना? वह बिल्कुल सरल होता है, बिल्कुल सरल स्वभाव का, सबसे बात कर लेगा, उसे बिल्कुल किसी प्रकार के छल कपट के बारे में नहीं मालूम होगा। लेकिन वह बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता चला जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। जाति समझ में आएगा, धर्म समझ में आएगा, महिला पुरुष समझ में आएगा, पैसे का महत्व समझ में आएगा, तब धीरे धीरे छल कपट शुरू करेगा। तो यही जितनी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, उतनी जटिलताएँ होती जाती हैं। ठीक है ना? इसी को वो कह रहे हैं। अब देखते हैं हम उनके हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक जो विकास है, उद्विकास, उसकी प्रमुख विशेषताएँ देखते हैं हम। क्या-क्या विशेषताएँ हैं? हेडिंग है पहला, सरल से जटिल की ओर। ठीक है? मतलब प्रारंभिक समाज में अपेक्षाकृत सरल होते थे। पहले, बहुत पहले के समाज की बात हो रही है। ठीक है ना? समय के साथ उनमें संस्थाओं, संगठन और भूमिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और समाज अत्यधिक कठिन बन जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब, जब पहले मानव प्रारंभिक समय में था, तो उस समय जंगलों में रहा करता था। ठीक है ना? जंगलों में, कबीलाओं में रहा करता था। तो उसे क्या, उसकी कुछ मूलभूत चीज़ें थी। उसे अपने आप को बचाना था, अपने परिवार को बचाना था, कुछ खाना ढूँढना था, बस। इसके अलावा उन्हें कोई टेंशन या कोई तनाव या किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी। लेकिन आज का मानव देख लीजिए, न जाने आप छोटे ही उम्र के हैं, तब भी आपके ऊपर तमाम तरीके के तनाव आपके दिमाग में है। अच्छे नंबर लाना है, अच्छे जॉब पाना है, या फिर पढ़ने के दौरान जॉब करना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, माता-पिता सक्षम नहीं है, तमाम आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको कहते हैं जटिलता। दूसरा पॉइंट है समरूपता से विषमरूपता की ओर। ठीक है? प्रारंभिक समाज में सामाजिक भूमिका लगभग समान होती है। विकास के साथ श्रम विभाजन और विभिन्न संस्थाओं के कारण सामाजिक संरचनाओं में विविधता आने लगती है। ठीक है? तीसरा पॉइंट है अविविध से विभेदित, मतलब विभेद जहाँ नहीं था, फिर वहाँ से विभेद होना शुरू हो गया। जैसे समाज के विकास के साथ परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, शिक्षा आदि अलग-अलग संस्थाओं के रूप में विकसित होने लगे। ठीक है ना? पहले क्या था, मानव का परिवार में ही सब कुछ होता था। पूजा पाठ भी होता था, आर्थिक व्यवस्था भी परिवार के माध्यम से चलता था, राजनीति भी वही से होता था, लेकिन आज जो है सब कुछ अलग-अलग है। ठीक है? सामाजिक एकीकरण, विभिन्न संस्थाओं और समूहों के अलग-अलग कार्य होने के बावजूद एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इससे समाज पर परस्पर संबंध और एकीकरण बढ़ता है। ठीक है ना? कुल मिलाकर, अगर अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य अपने परिवार पे निर्भर है, परिवार एक संस्था है और लोगों से जुड़ा हुआ है, परिवार विवाह पर निर्भर है, विवाह परिवार पर, इस तरीके से सब जुड़े हुए हैं लोग। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, कि समाज एक सामाजिक जीव के रूप में है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कह रहे हैं कि जो समाज है, वह एक सामाजिक जीव है। सोसाइटी एज ए सोशल ऑर्गेनिज्म, एक सावयव, कभी-कभी आता है समाज एक सावयव है, या सावयवी व्यवस्था, इस तरीके से क्वेश्चन करके आता है, या सावयवीवाद के बारे में किसने बताया है। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि स्पेंसर जो है वही थे। तो स्पेंसर ने समाज की तुलना जैविक जीव, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से की है। उनका मानना था कि समाज और शरीर, जीवित शरीर में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। अब वहाँ पर यह दिखा रहे हैं कि समाज है और शरीर है व्यक्ति का, उसमें कुछ समानताएं हैं। ठीक है ना? दोनों में समानताएं क्या है? दोनों का आकार समय के साथ बदलता है, बिल्कुल बात सत्य है। आगे कोई भी समाज छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे आप देखें, कहीं पहले गांव था, धीरे धीरे कस्बा हुआ, फिर बड़ा शहर बन गया। उसी तरीके से इंसान भी पहले बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। दोनों में विभिन्न अंग या भाग होते हैं, बिल्कुल यह भी सत्य है। इंसान के अंदर भी कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अंग हैं, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुँह, ये अलग-अलग भिन्न हैं। ठीक है? वैसे ही समाज का भी कई प्रकार के भिन्न हैं। समाज में परिवार है, विवाह है, धर्म है, ये सारी चीज़ें आपका भाग है। अलग-अलग अंग अलग-अलग कार्य करते हैं। मतलब
सारे अंग जो हैं सबके अपने अलग-अलग कार्य हैं एक साथ ही, लेकिन सबके कार्य अलग-अलग हैं। विभिन्न अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न या जो है, जैसे परिवार तब बढ़ेगा जब विवाह होगा, तो यह एक दूसरे पर निर्भर है। उसी तरीके से मनुष्य भी पानी तभी पिएगा जब उसका हाथ से गिलास उठाकर पानी पिएगा। तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न अंग जो अलग-अलग अंग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है? फिर किसी एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे भागों पर भी पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? यहाँ पे बहुत कुछ उदाहरण भी बताया है गया है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है? जैसे शरीर में हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क अलग-अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार समाज में परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संस्थाएं अलग-अलग कार्य करते हुए भी परस्पर संबंधित हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ ये। महत्वपूर्ण बात स्पेंसर समाज को बिल्कुल जैविक शरीर के समान नहीं मानते। उन्होंने दोनों के बीच समानताओं के आधार पर समाज को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं सामाजिक उद्विकास के चरण, ठीक है ना? सामाजिक उद्विकास के चरण, इसमें क्या है? स्पेंसर ने सामाजिक विकास को विभिन्न प्रकार के समाजों के विकास के रूप में समझाया है। उन्होंने समाज को मुख्यतः निम्न कुछ प्रकारों में देखा है, जैसे सरल समाज, ठीक है ना? सिंपल सिंपल सोसाइटी। इसमें सामाजिक संगठन कम विकसित होता है और सामाजिक संरचनाएं अपेक्षाकृत सरल होती हैं, ठीक है ना? कुल मिलाकर जैसे बहुत राजनीति नहीं होता है, शुरुआती दौर रहता है, और कबीले का कोई सरदार भी हो सकता है, नहीं तो सरदार विहीन समाज भी हो सकता है, किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पे ना हो, तो एकदम बिल्कुल जो सिंपल होता है उस तरीके का ये समाज है, सिंपल सोसाइटी। अब आता है मिक्स सोसाइटी। ये ना स्पेंसर ने बताया है चरण, 4 प्रकार के 4 हैं। सरल सोसाइटी, मतलब सिंपल सोसाइटी, सरल समाज। फिर दूसरा है मिक्स सोसाइटी, मिश्रित समाज। यह कई सरल समाजों को आपस में जोड़ने से संयुक्त समाज विकसित होता है। फिर है नेक्स्ट दोहरे मिश्रित समाज। यह आता है डुअल मिक्स सोसाइटी। समाज के और अधिक अधिक विस्तार तथा संगठन के परिणाम स्वरूप अधिक जटिल सामाजिक संरचनाएं विकसित होती हैं। जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना जटिल समाज होता जाएगा। तिहरे मतलब ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। यह सामाजिक विकास की अधिक जटिल अवस्था को दर्शाता है, जिसमें अनेक संस्थाएं और संगठन विकसित होते हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति जैसे आज का समाज है हमारा, आज देखेंगे बहुत सारी अनेक प्रकार की संस्थाएं संगठन विकसित हो चुके हैं, तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं हम लोग तिहरे संयुक्त समाज में इस समय रह रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास क्रमशः सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल आप एक लाइन में यह समझ लीजिए कि स्पेंसर का जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है वह सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। कोई भी समाज आगे सरल रहता है, उसको आसानी से समझा जा सकता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जटिलताएं नहीं होती हैं, उसको सिंपल अपना जीवन बचाना है, अपना पेट भरना है, बस यही था। छोटी-मोटी अगर कोई कबीला विकसित हो गया तो थोड़ी-मोड़ी राजनीति भी हो गई, नहीं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज क्या है आप देखेंगे, राजनीति से लेकर आर्थिक व्यवस्था से लेके राजनीतिक व्यवस्था से लेके हर जगह बहुत जटिलताएँ हैं। ठीक है? फिर स्पेंसर द्वारा समाज के उद्विकास के 3 अवस्थाओं का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्पेंसर ने समाज के उद्विकास के अवस्था की बात की है ना? अवस्था का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है आदिम समाज, दूसरा है जंगली समाज और तीसरा है औद्योगिक समाज। आदिम समाज एकदम प्राचीन, जंगली समाज जब लोग धीरे-धीरे ज जंगलों में रहना शुरू कर दिए, अपने पशुओं के साथ झुंड बनाकर रहने लगे। उसके बाद औद्योगिक समाज एक तरीके से आज के समाज को यह कह रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही है, हर्बर्ट स्पेंसर सभ्यता के उद्विकास के 3 अवस्थाएँ, मतलब यह अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं अब। तो सबसे पहला है शिकारी एवं कंद-मूल फल की अवस्था, दूसरा है कृषक अवस्था और तीसरा है औद्योगिक अवस्था। तो इसमें शिकारी औ यह भी उसी तरीके से शिकारी एवं कंद-मूल जो स्थिति होती है, वह बिल्कुल शुरुआती दौर की होती है। लोग अपना जीवन बचाने के लिए शिकार करते हैं, कंद-मूल और फल खाते हैं और अपने परिवार को भी खिलाते हैं। फिर दूसरा जो अवस्था आया वह आया कृषक अवस्था। कृषक अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति
कृषि करना शुरू कर देता है और उसके बाद का है अवस्था औद्योगिक अवस्था, जिसमें कि हम रह रहे हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है। और हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अगर किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए होगी तो आप बताइएगा। हालांकि अभी क्लासेस और चलती रहेंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। और अगर आपको असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन या रिसर्च प्रोजेक्ट से संबंधित किसी प्रकार की आपको जानकारी या हेल्प चाहिएगा तो आप मुझे ज़रूर इस नंबर पर, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं पिछले कई वीडियो में अपना नंबर दिया हूँ। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन मत करिएगा क्योंकि उठेगा नहीं। 9580 91 39, ठीक है। 9580 979139, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा और पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप बीए सोशियोलॉजी से पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ने वाले हैं, एमए वगैरह करने वाले हैं, नेट जेआरएफ तैयारी से संबंधित कैरियर बनाना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को आप, हमारा चैनल का नाम है अमल सर स्टडी क्लास, आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।